जी नमस्कार सभी पत्रकार साथियों का। आज ये जो प्रेस वार्ता कल 9 तारीख को 9 दिसंबर 2024 को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर दोपहर 12 बजे एक सभा को भी संबोधित करेंगे। उसके साथ साथ एक ऐसी योजना का शुभारंभ करेंगे जो पूरे देश की महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर देने की योजना है। और उसका शुभारंभ पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से होगा। पानीपत की ऐतिहासिक भूमि का चयन जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और कल 9 तारीख को 12 बजे आएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि ये सौभाग्य हरियाणा के कार्यकर्ताओं को मिला है कि मोदी जी का कल भव्य स्वागत पानीपत में होगा। और ऐसा स्थान जहां 2015 में जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने उस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान की जो शुरुआत की थी और वो जो एक सफल अभियान रहा जिसके परिणाम भी अच्छे रहे और पूरे देश के अंदर बेटियों में को जहाँ गर्भ में ही ख़त्म करने का एक मानसिकता बनी हुई थी, जहाँ वो मानसिकता दूर हुई, एक जागरूकता पूरे देश में आई और बेटियों को बचाने का और पढ़ाने का जो पूरे देश में एक तेज गति के साथ काम बढ़ा उसका लाभ भी मिला। इसी प्रकार से ये जो महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक काम किए, जहाँ पूरे देश में धुएं से मुक्ति देने के लिए उज्ज्वला गैस के माध्यम से प्रत्येक परिवार को गैस के सिलेंडर देने का काम किया था। वो भी बहुत बड़ा, हर रसोई में गैस का सिलेंडर महिलाओं को पहुंचाने का काम किया। इसी प्रकार से जो स्कीम स्वामित्व योजना जो पूरे देश में चली, महिलाओं को आवास की योजना जो पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने बनाने का काम किया। इसी प्रकार से महिलाओं को हरियाणा के अंदर 50% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायतों में, ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम 50% का प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के चयन की प्रक्रिया में भी महिलाओं को अधिकार दिया। वहीं महिलाओं को अनेक ऐसे जो रोजगार के अवसर उसमें पूरी भागीदारी देने का काम किया। वहीं हरियाणा सरकार ने जो कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने की योजना चालू की। वहीं पर महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हमारी सरकार ने की हैं और उसमें एक नई योजना जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के समय भी लखपति ड्रोन दीदी योजना की चालू की थी, वो भी बहुत कारगर साबित हुई। उसी प्रकार से ये जो योजना 9 तारीख से लागू होगी, इसमें लाखों बहनों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उसमें 10वीं पास बहनों के लिए एक अच्छा अवसर मिलेगा। ये महिलाओं को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण का बिल पास करके आगे नई जब परिसीमन होगा, उसमें जब सीटें बढ़ेंगी और चुनाव होगा, उस समय भी महिलाओं को 33% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही देने का काम किया है। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो अलग अलग प्रांतों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ अलग अलग नाम से भी बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए हमने चालू की हैं। उसी प्रकार से हरियाणा में भी तेज गति के साथ
विकास के नए रास्ते खुले और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो करोड़ों रुपए की नई सौगात भी दे के जाने वाले, जिसका लाभ पूरे हरियाणा प्रदेश को होगा। जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो तीसरी बार हरियाणा में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, पूरा मंत्रिमंडल आज तेज गति के साथ अपनी 100 दिन की योजना बनाते हुए प्रत्येक डिपार्टमेंट ने अपना काम शुरू किया है। उसमें बहुत तेज गति के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है, 3 गुना गति के साथ हरियाणा सरकार आज काम कर रही है। वहीं अभी 2 दिन पहले ही जो सोनीपत तक मेट्रो रेल की मंजूरी मिली है, जो रिठाड़ा से नरेला कुंडली तक आएगी, उसके लिए भी मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत सरकार का आभार प्रकट करता हूँ कि सोनीपत में एक नई विकास की जो और तेज गति के साथ विकास के काम होंगे। और इसी प्रकार से पानीपत तक भी जो एक रेल की लाइन जीटी रोड के साथ साथ आएगी, उस पर भी काम चालू है। बहुत सारी नई सड़कों का भी पीछे हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जब दिल्ली बैठक की थी तो 12 ऐसी नई सड़कों की भी मंजूरी हरियाणा को मिली थी। और मुझे लगता है कि जब कल प्रधानमंत्री जी आएंगे तो बहुत कुछ और दे के जाने वाले हैं। आज हरियाणा की सरकार जो तीसरी बार की सरकार है, बहुत अच्छे से जो अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उस संकल्प पत्र में जो बातें कही थी उसमें चाहे 24,000 युवकों को रोजगार देने की बात थी, उसको पूरा करने का काम किया। जो डायलिसिस और मुफ्त इलाज की प्रत्येक सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा जो मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पास करने का काम किया। और जो बीएससी समाज को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को भी लागू करते हुए बीएससी समाज को भी न्याय देने का काम किया है। और जो काफ़ी वर्षों से पंचायती भूमि पर अपने मकान बनाकर जो रह रहे थे, उनको भी स्वामित्व योजना के तहत कलेक्ट्रेट के ऊपर उनको मालिकाना हक देने की योजना जो अभी हमने घोषणा पत्र में कही थी, उसको भी लागू करने का काम किया है। अनेक ऐसी योजनाएं, चाहे उसमें खेल नर्सरी की बात है, उन सब पर हमारी सरकार ने काम शुरू किया है। और आप आने वाले समय में देखेंगे वो सारी चीज़ें जो हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी, हरियाणा सरकार पूरी करती हुई नजर आएगी। धन्यवाद। राज्यसभा चुनाव आ रहे हैं, पड़ोली सर, आप कहना चाहते हैं? आज हमारा संगठन का पर्व चला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के 30 लाख से ज़्यादा साधारण सदस्य बने और 30 लाख सदस्यों में से कोई भी राज्यसभा में जा सकता है। पड़ोली साहब, आपने अभी अपने घोषणा पत्र की बात की, उसमें आपका एक 2100 महिला को दिए जाएंगे सरकार में, वो कब पूरा? वो भी हमने जो बात अपने संकल्प पत्र में कही है, उन सबको 100% अक्षर से उसकी पालना करते हुए उसको पूरा करेंगे। और क्योंकि ये बजट से जुड़ा हुआ मामला है और अभी बजट का सत्र आएगा और बजट के सत्र में उस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। हम कोई बात कह के उसको घोषणा के रूप में नहीं करेंगे, उसको काम को पूरा करेंगे। और जैसे ही बजट का जब सत्र चलेगा उसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपका ये 30 लाख साधारण सदस्य और अभियान है, ये 5 दिसंबर तक था, इसमें क्या आगे बढ़ा दिया है? क्योंकि आपका लक्ष्य तो 50 लाख का था, लेकिन कैसे, क्या आगे क्या चल रहा है सदस्य का अभियान? ये पहले चरण में हमने इसका टारगेट लिया था कि 5 दिसंबर तक ये अभियान हम पूरा करेंगे और 5 दिसंबर से हमारा सक्रिय सदस्य बनाने का अभियान शुरू हुआ है और 10 तारीख तक उसको बढ़ाया गया है। और टारगेट जब लेते हैं तो एक चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, इस प्रकार से हमारे संगठन की एक योजना और रचना रहती है। और जब हमारा सक्रिय सदस्यता का अभियान चलेगा उसमें भी एक जो नियम है
कि जो सक्रिय सदस्य बनेगा वो कम से कम 50 सदस्य साधारण सदस्य बनाएगा और तभी वो सक्रिय सदस्य बनेगा। अब तक हरियाणा प्रदेश में 14,000 से ज़्यादा सक्रिय सदस्य बने हैं और सक्रिय सदस्य बनाने का टारगेट भी 50,000 का हमने लिया है। प्रत्येक बूथ पर 3 सदस्य बने, इस प्रकार की हमारी सोच है। और उसका अगर 3 बनेंगे तो 20,629 बूथ है, उसकी संख्या ज़्यादा बनती है, लेकिन हमने लक्ष्य 50,000 का रखा है। कुछ बूथ ऐसे भी होंगे जहाँ 3 नहीं बनेंगे, 2 बनेंगे, तो उस हिसाब से हमने रखा है। और अगर 3 भी बने तो फिर ये संख्या अपने आप बढ़ जाएगी, लेकिन कम से कम 50,000 सदस्य हरियाणा प्रदेश में सक्रिय सदस्य बने, ये हमारा टारगेट है। इसी प्रकार से हमने ये साधारण सदस्यता का रखा था, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में हमें 55,54,000 वोट मिली और हमने 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा। इसी प्रकार से अब इस टारगेट को भी हम पूरा करेंगे और जैसे जैसे हमारी सक्रिय सदस्य की संख्या बढ़ेगी, 14,000 अब तक सक्रिय सदस्य बने हैं। अभी जब बाकी के सक्रिय सदस्य बनेंगे तो प्रत्येक सदस्य ने 50 साधारण सदस्य बनाने होते हैं। जैसे ही वो संख्या बढ़ेगी तो 50-50 जब वो बढ़ाएंगे तो ये टारगेट 50 लाख तक जाएगा। 50 लाख का हमारा लक्ष्य भी पूरा होगा। सक्रिय सदस्य जो बनेंगे उनको भी 50 सदस्य जोड़ने का एक मौका मिलेगा। और अगर ये टारगेट 10 तक पूरा नहीं हुआ तो 15 तारीख तक हम सक्रिय सदस्यता के अभियान को चलाते हुए इसको पूरा करेंगे। और 17 दिसंबर को पहली सूची हम प्रत्येक अपने जिला हेडक्वार्टर पर जो सक्रिय सदस्य बनेंगे उनकी पहली सूची जारी करेंगे। आज जो सूची बनी है वो लगभग 14,000 क्रॉस किए हैं जो सक्रिय सदस्य हमारे बने। अजय जी, अगर बात करें जैसे 10,000 में मोदी मित्र है, 20,000 में मोदी रहता है, तो आपके ये पार्टी का एक हमने जो टारगेट दिया था कि जो हमारे सांसद है उनको 30,000 सदस्य बढ़ाने का टारगेट दिया था। जो हमारे चुनाव लड़े हुए विधानसभा के या हमारे लोकसभा के उन सबको 20,000 सदस्य बढ़ाने का टारगेट दिया था। जो हमारे चेयरमैन उनको 5,000 सदस्य बढ़ाने का टारगेट दिया। जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे उनको 3,000 बढ़ाने का दिया। जो हमारे जिले के पदाधिकारी थे उनको 1,500 बढ़ाने का दिया। जो हमारे मंडलों के पदाधिकारी थे उनको 1,000 सदस्य बढ़ाने का टारगेट दिया। और जो हमारे सक्रिय सदस्य बनेंगे वो कम से कम 50 सदस्य बना के वो सक्रिय सदस्य बनेंगे। इस प्रकार से एक पूरी योजना के साथ वो संख्या 50 लाख की बढ़ती थी और वही हमने टारगेट लिया था। इसमें जो 10,000 से क्रॉस जिन्होंने किया है वो मोदी मित्र के नाम से उसको सम्मानित करने का काम करते हैं। जो 20,000 से क्रॉस करता है उसको मोदी रत्न के सम्मान से हम सम्मानित उस कार्यकर्ता को करते हैं। और जो अपने टारगेट को पूरा करता है उसका भी हम मंडल स्तर पर उनका स्वागत भी करते हैं और सम्मान देते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता को जो अपने बूथ पर 250 सदस्य बनाएगा उसको भी हम मीटिंग के अंदर सम्मानित करने का काम करते हैं। सर, सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि 3 जनवरी तक जो है निकाय चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और फरवरी तक जो चुनाव पूरे हो जाएंगे। तो क्या तैयारी है? किसने कहा है? हरियाणा सरकार ने। जो हरियाणा सरकार हाईकोर्ट में एक मामले में सुनवाई में जवाब में फरवरी में चुनाव करवाते हैं। तो सिंबल पार्टी की क्या तैयारियां हैं? हमारी पार्टी की तैयारी इस चुनाव को लेकर जो संगठन पर्व हमारा चला है इसमें हम पूरी तरह से तैयार हैं। और अगर चुनाव की बीच में कोई घोषणा होती है, निर्वाचन आयोग अगर चुनाव की घोषणा करता है तो हम अपने संगठन का जो हमारा पर्व चला है इस संगठन की चुनावी गतिविधि को रोक देंगे, हम उसमें शामिल हो जाएंगे। जब तक वो चुनाव नहीं होते हैं तब तक हमारा जो संगठन का चुनाव होता है, क्योंकि जब हमारा सक्रिय सदस्य का क्रम पूरा हो जाएगा उसके बाद हमारे फिर संगठन के चुनाव होते हैं जो हर 3 साल के बाद होते हैं और ये पूरे देश में हमारे होने हैं। अगर निकाय के चुनाव बीच में आ गए तो इस प्रक्रिया को रोक देंगे, फिर उसमें प्रवेश कर जाएंगे।
किसान आज भी दिल्ली किसान आज भी दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या मानते हैं किसानों की मांग ठीक है या इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है? किसानों की कभी भी मांग कोई गलत नहीं होती। ये किसानों का प्रदेश है, किसानों का देश है, और इस देश में रहने वाले जितने भी वर्ग हैं सबका अपना अधिकार है सरकार से मांग करना। अच्छी बात है, मांग करना अच्छी बात है। सरकार की भी जिम्मेवारी है कि जो वर्ग जिस प्रकार की मांग करता है उसके साथ बैठ के बातचीत करे। और मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार का। उन्होंने तुरंत किसानों के साथ बैठ के बात करने का काम किया, एक अच्छा प्रयास किया। और हरियाणा में किसानों को जो 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी है, उससे आज हरियाणा का किसान खुश है। और हरियाणा का किसान किसी भी इस आंदोलन में अभी शामिल नहीं है। और कुछ लोग राजनीति भी करते हैं, हर आंदोलन की आड़ में राजनीति करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही किसी न किसी आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति करने का काम किया है। मुझे लगता है कांग्रेस फिर से कोई राजनीति जरूर करेगी, और उनका पुराना आदत बनी हुई है, वो अपनी आदत से बाज आने वाले तो है नहीं, वो करेंगे उसी प्रकार से। विरोधी साहब हुड्डा ने बड़ा जबरदस्त इल्जाम लगाया है भाजपा सरकार कि भाजपा सरकार यमुना से लेके अरावली तक भ्रष्टाचार कर रही है, लूट कर रही है। इस पे अगर ये गलत है तो क्या कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाओगे? ये इस प्रकार का आदत बन चुकी है उनको। और जब आपने कही है ना आरोप लगाया है, आरोप लगाने की तो उनकी आदत है। आरोप तो पता नहीं किस किस बात का लगाते हैं। आज किसी भी प्रकार का कोई अगर भ्रष्टाचार उनको नज़र लगता है तो उसकी पूरी जानकारी सरकार को दे। वो 10 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर कोई जानकारी है तो प्रेस में ढंग से कोई बात कहनी चाहिए, ऐसे बगैर सिर पैर की बात ना करें। राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा कब तक है? और नामांकन जो भी 9 तारीख को रहेगा, 10 को रहेगा? 3 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक उसकी एक टाइम बॉन्ड है ना, वो कोई बढ़ने वाला है। और जैसे ही जिस भी उम्मीदवार की पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से घोषणा होगी, वो उम्मीदवार आएगा और फार्म भर के चला जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो क्या बडोली जी को बधाई दे दें एडवांस में? एडवांस तो बधाई बहुत सारी जो बेकार चली जाती है मोदी, और पवन जी, बहुत सारे लोगों को दे देते हैं, वो सब बेकार की। वो तो एक मन को खुश करने वाली बात होती है, होता कुछ नहीं है उसमें। तो आपने कहा कि हिंट किया कि अगर प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे हरियाणा को कुछ ना कुछ जो है बहुत सी कुछ सौगात देने जा रहे हैं। तो हरियाणा की सरकार की और पार्टी की क्या विश लिस्ट है जो प्राइम मिनिस्टर को आगे फॉरवर्ड की, किस तरह के नई चीजों की वो कल वो जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और जो चीज़ें हमारे मुख्यमंत्री जी ने रखी हैं वो दोनों को ही पता है, और वो उसकी जब घोषणा होगी जब सबको पता चलेगा। सर, ये जो आपका सदस्यता अभियान चल रहा है, इसमें जो आपको चुनाव में पार्टी छोड़कर जो लोग चले गए थे, जिनको टिकट नहीं मिली थी या बड़े नेता बड़े चेहरे, उनकी वापसी का भी कोई रास्ता है इस सदस्यता अभियान के तहत? ये सदस्यता अभियान हमने अपना एक नंबर जारी किया है 880000002024। इस नंबर पर इस पूरे भारत का कोई भी वोटर पार्टी ज्वाइन कर सकता है। इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है पार्टी का सदस्य बनने में। और बहुत सारे ये भ्रम भी फैला के रखा कि सरकारी कर्मचारी किसी पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता, जबकि संविधान ने सबको इजाज़त दी है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी किसी भी पार्टी का सदस्य बन सकता है। वो सक्रिय रूप से भागीदार नहीं कर सकता, कोई पदाधिकारी नहीं बन सकता, सिर्फ इतनी बात है। लेकिन बहुत सारे पहले से ही प्रचार था, हमने उस संविधान को पढ़ा, उसमें लिखा है कि देश का जो भी वोटर है 18 वर्ष से ऊपर की आयु का जो भी भारत का नागरिक वोटर है वो किसी भी पार्टी का सदस्य बन सकता है, उसका सक्रिय सदस्य नहीं बन सकता। इतना अंतर है। पवन जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आपने कहा कि 2015 में जब ये लॉन्च हुआ था उसके बाद हरियाणा में भी जो है इसमें सफलता आपने कहा कि सफलताओं के कार्यक्रम
पार्टी हरियाणा में बीजेपी पार्टी के नाते क्या आपको ये मालूम है कि अब जो है जो लिंग अनुपात का जो इस वक्त जो है वो 905 में आ गया हुआ है, सफलता तो दूर की बात बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका हुआ है। क्या पार्टी इस बारे में अवेयर है? अगर अवेयर है तो पार्टी ने क्या सरकार को कुछ इसमें करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, करने के लिए कुछ कहा है? अभी कल ही हमारे केंद्रीय नेता जगत प्रकाश नड्डा जी यहीं पंचकुला में प्रोग्राम हुआ और पूरे देश का जो टीबी मुक्त भारत का जो संकल्प है, जिसका 24 मार्च 2025 को 100 दिन तक ये अभियान चलेगा, उसकी शुरुआत कल हरियाणा से ही की है और उसमें पूरा आंकड़ा दिया है कि आज सेक्स रेशो 916 है और जिस समय वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था उस समय का भी दिया है, उस समय 857 था और अब 916 है, तो उसमें सुधार हुआ है। और ये आंकड़ा एक बार क्योंकि आजकल तो गूगल पे सारी चीज़ें मिलती हैं, ये 927 तक भी गया है, 927 से फिर 16 पर आया है। 916 जो था वो पिछले वर्ष का था, अब ये दिसंबर का महीना चला हुआ है, इस वक्त जो है जो हरियाणा के आपके सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 905 पे आ चुका हुआ है। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग है, गलत सूचना है कि गलत जो है क्यों दे रही सरकार, इस तरह के गलत बयान क्यों दे रही है? वो जो आंकड़ा आता है ना, साल दर साल का जो आता है वो देती है 916 पिछले वर्ष का था, अभी तो और 905 पे आ गया। ये एक डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, जो डिपार्टमेंट सारा काम करता है, जितने भी हमारे पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, वो आजकल तो हमारा ये ऑनलाइन है, आप डेली का डेली भी देख सकते हैं कि आज देश की जनसंख्या कितनी है, आज की दिन कितने बच्चे पैदा हुए। यही प्रश्न है, मतलब इसके बावजूद भी ये गलत आंकड़ा क्यों दिया जा रहा है? जो सही जानकारी है वो हम देंगे, डे बाय डे की जो है ना उसकी ना देके वो वर्ष की दी जाती है और वो 916 का जो आंकड़ा वर्ष का था वो हमें पता है। इस वर्ष क्या रहने वाला है वो जो आएगा वो भी हम बताएंगे। अध्यक्ष जी, एक नई बात चल रही है जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या कम होने की बात की है। भारत में 3 बच्चे जो हैं पैदा किए जाएं कम से कम हिंदू परिवार में। आप क्या मानते हैं इस पर से? आप कितना सोचते हैं इस विषय ये जनसंख्या वाला कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारा सामाजिक ताने बाने का विषय है और पर्सनल मेरा भी यही विषय है कि अगर 3 बच्चे होंगे तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं हमारे, 2 बच्चे रहेंगे तो बहुत सारे रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे। चाचा ताऊ का जो रिश्ता है वो भी खत्म हो जाएगा। एक अपने समाज की एक रचना ऐसी है और जनसंख्या बढ़ना कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बोझ बनता है। अगर ठीक दिशा में काम किया जाए तो जनसंख्या कोई अपने विकास में कोई बाधा नहीं डालता और जो उन्होंने कहा है वो सोशल तरीके से सामाजिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो बयान दिया है वो उस बात को इशारा करता है। और आजकल तो पढ़ा लिखा समाज है और 3 से आगे तो कोई बढ़ता भी नहीं है, बहुत सारे तो 1 पे ही फुल स्टॉप लगा देते हैं, बहुत सारे 3 से आगे तो बहुत कम ही बढ़ने का प्रयास करते हैं। समाज जागरूक है और जिस प्रकार से आज आपने देखा है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर हुआ है वो भी बड़ा चिंता का विषय है कि आज 2014 से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कोई दंगा नहीं होता। इस प्रकार से जो अल्पसंख्यक समाज है वो सुरक्षित है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और जहाँ बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक दृष्टि से हैं वहाँ के समाज ने भी इस प्रकार की जिम्मेवारी लेके काम करना चाहिए और हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये पंजाब के साथ कुछ इशू हरियाणा के जो चलते रहे हैं, पानी का बंटवारा और विधानसभा नई निर्माण, यूनिवर्सिटी में शेयर, तो किस तरह से देखते हैं इनका निपटारा कैसे होना चाहिए? पार्टी का क्या होगा? हमारी पार्टी का स्पष्ट रुख है कि राजनीतिक तौर से जिस प्रकार का भी 2 राज्यों का कोई भी विषय आए ईमानदारी के साथ बैठ के उस पर चर्चा करी जाए, उस पर बात करी जाए। और पानी के बंटवारे की तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी हरियाणा के फेवर में फैसला दिया। पंजाब सरकार अपनी जिम्मेवारी से बच रही है और जो हक हरियाणा का है वो पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, हम इस पक्ष में है।
और आप सबको पता है कि जब चंडीगढ़ का बंटवारा भी 60 और 40 में हुआ, आज विधानसभा में भी जो हरियाणा का हिस्सा है, कई कमरों में उन्होंने अपना सामान डाल के कब्जा किया हुआ है। स्पष्ट है, नज़दीक आप देख सकते हैं। आज 90 विधायक है, मैं 19 से 24 विधायक भी रहा, विधायकों को बैठने के कमरे आज तक तो मिले नहीं कहीं। अगर नए भवन का निर्माण होगा, विधानसभा का होगा, तो जनप्रतिनिधि को बैठने का स्थान मिल जाए, कम से कम इस प्रकार की तो व्यवस्था हो। तो ये अच्छी सोच है हरियाणा सरकार की, मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। उसमें भी पंजाब विरोध कर रहा है कि नहीं जगह नहीं देंगे, चंडीगढ़ भी विरोध कर रहा है, तो क्या हरियाणा ये राजनीतिक रूप से हर बात का विकास के काम में भी राजनीतिक मुद्दा लेके आते हैं। उन्होंने तो स्वागत करना चाहिए था, बहुत अच्छी बात है। अलग से बिल्डिंग बनेगी तो अलग से बैठने का, काम करने का सबको मौका मिलेगा। और जो इस वक्त किसान जो है बॉर्डर पर शुरू उसमें खड़े हैं और आने की हरियाणा में आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आप उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? और हरियाणा क्यों जो है 101 किसानों ने आना, उनको क्यों नहीं आने देना चाहता? कब रोकता है? कितने भी आज किसान आए जाए, कौन रोक रहा? कोई नहीं रोक रहा। ये एक खबर बढ़ाई जा रही है। नहीं, आप किसान जाए ना, रेल चलती है, बसें चलती हैं, बैठो बस में चले जाओ, रेल में बैठे चले जाओ, कौन रोकता है? लेकिन वो जिस प्रकार से जाना चाहते हैं, उनकी प्रक्रिया, वो प्रक्रिया है। जो चीज़ दिल्ली में ट्रैक्टर पे बैन है, तो क्या जरूरी है ट्रैक्टर लेके जाना? ये तो पैदल जाना चाह रहे हैं, तो जाए, कौन रोकता है? जत्थों में ना जाएं, जो कहने का भाव जिस है कि आंदोलनकारी बन के ना जाएं, वो वैसे जाएं ना। किसान, ये किसानों का देश है, प्रदेश है। किसान दिल्ली में ही किसान रहते हैं, हरियाणा में सारे किसान ही तो हैं। लेकिन जिस प्रकार की प्रक्रिया के साथ वो जाना चाहते हैं, वो प्रक्रिया उन्होंने ठीक करनी चाहिए। मतलब तो आपका सुझाव ये है कि वो रेल ट्रेन से जाएं, जाए, कौन रोक? आंदोलनकारी बन के ना जाएं। हरियाणा के किसान को कोई दिक्कत नहीं है, और हरियाणा की सड़कों पर व्यवस्था खराब हो, सिर्फ इतनी सी सोच है बस, उसमें कुछ भी नहीं है।